हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लीनियर अलजेब्रा में लीनियर स्पान की बात कर रहे थे। लीनियर कॉम्बिनेशन हमने देखा और फिर देखा कि कोई भी हमें वेक्टर्स दिए जाते हैं, मतलब वेक्टर्स का सेट बोल लो, है ना, या वेक्टर्स स्पेस का सबसेट बोल लो। वेक्टर स्पेस में क्या होते हैं? वेक्टर्स। तो वेक्टर स्पेस का कोई सबसेट लोगे तो उसमें क्या आएंगे? वेक्टर्स आएंगे। तो वेक्टर्स मिल जाए या आपको वेक्टर्स का सेट मिले तो उस सेट का जो लीनियर स्पान है वो LS से डिनोट किया जाता है। और क्या होता है? S के जो वेक्टर्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशंस का सेट। सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस इकट्ठे कर लो और एक सेट में रख दो, वो भी सेट ही आएंगे। हालांकि लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सेट होता है। तो वो जो लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट आता है उसे सेट S का बोलते हैं लीनियर स्पान। ये हमें बाद में पता चला कि सब स्पेस बन जाती है V की, तो उसे बोल देते हैं स्पेस स्पान बाई S के द्वारा जनित सदिश समष्टि। समझ में आ रही बात? हम ये भी देखेंगे, आगे थ्योरम भी प्रूफ करेंगे कि LS कुछ और नहीं, V की सारी वेक्टर स्पेस में से न्यूनतम उपसमष्टि होती है जो S को अंतर्विष्ट करती है। मतलब S को अपने अंदर रखने वाली सभी उपसमष्टियों में सबसे छोटी होती है LS, सबसे छोटी होती है। तो देखो, लीनियर कॉम्बिनेशन को लेकर हम कुछ स्टेटमेंट प्रूफ कर देते हैं। पहला वो लिख लो भले ही पंचायत, माना VF एक सदिश समष्टि है, लेट VF बी अ वेक्टर स्पेस, तथा एंड S इज अ सबसेट ऑफ VF, देन तो पहला S और T मान लो, एक और ले लो T, S और T सबसेट है VF के। यदि S लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ T, लीनियर स्पान ऑफ T में आ गया तो दिस इंप्लाइज LS भी फिर लीनियर स्पान ऑफ T में आ जाएगा। S सबसेट बन गया, S कंटेन हुआ LT में, तो LS भी कंटेन हो जाएगा LT में। ठीक है, भले ये भी लगा सकते हो आप। दूसरा, यदि S सबसेट है T का तो लीनियर स्पान ऑफ S सबसेट आएगा लीनियर स्पान ऑफ T का। थर्ड वन, S V की उपसमष्टि हो। देखो मैंने यहां क्या बताया था? S को सब स्पेस, सबसेट। अब मैं कह रहा हूं सब स्पेस हो। S B की उपसमष्टि है इफ दिस इंप्लाइज LS इक्वल टू S, और इधर से भी है, मतलब लीनियर स्पान ऑफ S ही आ गया तो S B की उपसमष्टि है, और S B की उपसमष्टि है तो उसका लीनियर स्पान वही आ जाएगा। मतलब इफ एंड ओनली इफ है। याद कर लो, कोई सब स्पेस, सबसेट की जगह तुम सब स्पेस भी तो ले सकते हो, है ना। तो सब स्पेस का जब तुम लीनियर स्पान निकालते हो ना तो वो सब स्पेस ही आती है। जैसे तुम 2D में यदि मुझसे इसका लीनियर स्पान पूछोगे ना, ये जी यहां से जानी चाहिए, ये एक सब स्पेस है 2D की। हर लाइन, ओरिजिन से जाने वाली हर लाइन, ये लाइन इसकी सब स्पेस बनी नहीं बनी पता नहीं, पर ओरिजिन से जाने वाली ये नहीं बनेगी, है ना, मुझे पता है, क्योंकि इसमें 0 0 नहीं आता कहीं भी। पर ओरिजिन से जाने वाली हर लाइन इस 2D में क्या होती है? सब स्पेस। 3D में क्या होती है? सब स्पेस। 4D में क्या होती है? सब स्पेस। 5D में क्या होती है? सब स्पेस। हर लाइन। क्यों? क्योंकि इनके किन्हीं भी दो वेक्टर्स लोगे और अल्फा बीटा का गुणा करोगे, जोड़ोगे तो इसी पे आएगा। मान लो x आपने यहां से उठाया, y आपने यहां से उठाया, वेक्टर्स, तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई तो आना चाहिए। बस सब स्पेस चेक करने के लिए मैंने बताया था ना कल, 1 स्टेप टेस्ट। इस लाइन पे ही आ जाएगा। इस लाइन को मैं L बोल लूं तो बिलोंग्स टू L, फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F। फील्ड के कोई भी अब ले लो, ये याद कर लो। 2D की प्रॉपर्टी है कि इस लाइन पर तुम कोई दो पॉइंट लेते हो ना, जैसे किसी लाइन पर आपने ले लिए x1 y1 और x2 y2, तो इसमें किसी भी संख्या का गुणा करो, इसमें किसी भी संख्या गुणा करो, पॉजिटिव नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 का भी। इसलिए तो मैं कह रहा हूं ओरिजिन से जानी चाहिए। 0 से गुणा करोगे ना तब भी, तो उनका सम करोगे तो ये जो आने वाला पॉइंट है ना, जो दिखेगा तुम्हें अल्फा x1 प्लस बीटा x2 और अल्फा y1 प्लस बीटा y2,
ये पॉइंट कहीं और नहीं होगा, इस लाइन पे ही होगा, कहीं और नहीं होगा, उसी लाइन पर होगा। ठीक है, हम कह रहे हैं यहाँ कि एस बी की उपसमष्टि है, यदि वो सब स्पेस है तो फिर इसका लीनियर स्पान वही होता है, और किसी सेट का लीनियर स्पान वही आ गया तो फिर एस बी की उपसमष्टि है। इनमें से कोई सा प्रूफ करने को आए ना आए, पर ये काम में बहुत आएंगे, है ना, इतना खास नहीं है इंपॉर्टेंट कि एग्जाम में आने लायक हो, लेकिन फिर भी आ सकता है। एक तो ये भी रखें, और दूसरा काम बहुत आएंगे, बहुत ज़्यादा काम आएंगे हर थ्योरम में, हर जगह। फोर्थ है L ऑफ S इक्वल टू LS। मतलब एक बार L लगाओ चाहे 50 बार L लगाओ, बात बराबर है। मतलब तुम्हें दो वेक्टर्स दिए थे, ये इनका लीनियर स्पान ये आ गया ना, अब इन सारे वेक्टर्स का जो इस पे आ रहे हैं उनका लीनियर स्पान वही आता रहेगा। मतलब तुम ये S का लीनियर स्पान है और उसका भी लीनियर स्पान निकाल रहे हो तो वही आ रहा है S का लीनियर स्पान। भले एक और L लगा लो तब भी वही आएगा, भले एक और L लगा लो तब भी वही आएगा। तो लीनियर स्पान एक बार निकाल लो बस, फिर भले ही तुम 100 बार निकालोगे वही रिपीट, वही आता रहेगा। तो लीनियर स्पान ऑफ S इक्वल टू LS। ठीक है, एक और है शायद, मैं देख लेता हूँ क्या है, कोई सी रह गई है। हाँ, एक ये है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, LS यूनियन T इक्वल टू LS प्लस LT। बहुत मोस्ट है, ये आ सकती है आपके लिए, है ना। और इसमें भी मोर ओवर इससे और बड़ा रिजल्ट बन जाएगा, यदि S तथा T V की उपसमष्टि हो तो LS यूनियन T किसके बराबर आ रहा है, LS प्लस LT के। अभी हालांकि मैंने प्रूव तो नहीं किया, पर मानो इसे हम प्रूव कर देंगे तो ये प्रूव हो जाएगा। तो LS तो ऐसे ही हो जाएगा ना, कब, जब S V की क्या है, सब स्पेस, ये लिख रहा, और LT T हो जाएगा यदि कब, जब T क्या V की सब स्पेस। तो यदि S और T V की उपसमष्टि हो, ये भी बहुत मोस्ट है। तो आपको यदि ये भी प्रूफ करने को आता है तो आपको यही प्रूफ करना है। लास्ट में बस एक चीज लिखनी है, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि एस बी की उपसमष्टि है तो LS इक्वल टू S, इफ एंड ओनली केस है तो। और तो फिर LS की जगह S हो जाएगा, LT की जगह T हो जाएगा, क्योंकि T भी तो सब स्पेस है। ठीक है, तो मैं इसे प्रूफ नहीं कराऊंगा। LS यूनियन T इक्वल टू S प्लस T यदि आ जाता है तो आपको अपने आप करना है, मैं इसको प्रूफ करा दूंगा। बस एक लाइन रह जाएगी इसमें कि S B की उपसमष्टि है इसलिए LS इक्वल टू S, T B की सब स्पेस है इसलिए LS इक्वल टू S, इनकी जगह रख दो S प्लस T हो जाएगा। ठीक है, चलो इनको एक एक से प्रूव करते हैं और काम अपना कंप्लीट करते हैं। बहुत सिंपल है लीनियर अलजेब्रा, बहुत ज़्यादा सिंपल है ना। बहुत अच्छे से इसे अपने माइंड में सेट करते चलिए, और बहुत काम का है, बहुत ज़्यादा। आप यदि मैथमेटिक्स के फील्ड में रहना चाहते हैं तो लीनियर अलजेब्रा पे कमांड बनाना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। और लीनियर अलजेब्रा नहीं, मैं वास्तविकता से आपका परिचय करा दूं, कुछ चीज़ें हैं जिनसे आपको नाता जोड़ना ही पड़ेगा। ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, ये आपको अपने अंदर लाने होंगे। लीनियर अलजेब्रा लाना होगा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अपनी करनी होगी, है ना। और रियल एनालिसिस, हालांकि अब वो मौका आपके पास नहीं है, आप जैसे भी आपने की होगी मुझे नहीं पता, चाहे आप यहाँ पढ़े चाहे कहीं और पढ़े, अब तो जो होना था वो हो लिया उसमें तो। पर यह है कि जब आपको फाइनल के बाद मौका मिले तो ज़रूर इन चीज़ों को ध्यान में रखना। रियल एनालिसिस है, ग्रुप थ्योरी है, रिंग थ्योरी है, लीनियर अलजेब्रा है, और तुम्हारी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, ये मजबूत होनी चाहिए। और आपकी कैलकुलेशन के लिए ODE, PDE, इन सब चीज़ों का भी थोड़ा सा इंटीग्रेशन आप पे आने चाहिए। डिफ्रेंशिएशन की कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपके वर्क करनी चाहिए। समाकलन आप पे बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये सारी चीज़ें, है ना, बहुत नॉर्मल वे में आप आसानी से इन चीज़ों को कर सकते हो। पता है, एक स्टूडेंट है जो मेरे से 2016 में पढ़ा था, सेकेंड ईयर में। 2016 में जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो सेकेंड ईयर में आया, मतलब वो फर्स्ट ईयर का ही, मैंने जब पढ़ा ही नहीं था 2015 में, तो मैंने 2016 में सेकेंड ईयर का बैच स्टार्ट किया, फर्स्ट ईयर का भी किया था।
वो पढ़ा। 2017 में उसकी फाइनल हो गई, 18-19 में उसने बीएड कर ली है अब। तो अब वो कॉल कर रहा था कि सर मुझे अपनी, तुम ऐसे इस तरह से वीडियोज़ कर रहे हो तो मुझे सारे बैचेस की वीडियो दे दो। मैंने क्यों, मुझे सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है और सर आप बैच चला दो तो बहुत अच्छा है। मैंने तो 40 में से 40 दिलाने हैं आपको पीएससी में। तो आप उस चीज़ के प्रति सीरियस होइए अभी से। आप इन चीज़ों को इस तरह से ना सोचिए कि ये बीएससी को पास कराने के लिए ही है बस, है ना। बहुत अच्छी जॉब है सेकंड ग्रेड भी, बहुत अच्छी जॉब है फर्स्ट ग्रेड भी। बहुत लोगों का है टीचर नहीं बनना, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी यदि जॉब के मामले में देखा जाए तो टीचर की जॉब काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी अच्छी। और जिसमें सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड बहुत अच्छी पोस्टें हैं तो उनमें सीधे सीधे आती है। सेकंड ग्रेड में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तो नहीं आती, पर ये अलजेब्रा अपनी अहम भूमिका रखता है। पूरा अलजेब्रा, ग्रुप, रिंग, फील्ड, लीनियर, रियल एनालिसिस खूब आती है भरपूर। ओडीई, पीडीई, आपका अवकलन, समाकलन जो फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते हो सब कुछ, उसकी अनंत स्पर्शी, अनवालोप, मैक्सिमा, मिनिमा, कर्व ट्रेसिंग, सीरीज, सीक्वेंस, ये सारी चीज़ें भरपूर पूछी जाती हैं। तो इन्हें अभी से आपको कमांड करते चलिए और अपने नोट्स को अच्छी तरह से रखते चलिए जाके, जिससे आप आगामी समय में तैयारी करें। वो मतलब उस बच्चे का एग्जाम्पल इसलिए था, वो काफ़ी होशियार था, काफ़ी सीरियस था। मैंने उसे समझाया कि ऐसे ऐसे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर सकते हो। तो उसने अब नोट्स पढ़े हैं अपने, तो वो कह रहा है सर समझ में तो आ रहे हैं पर वो प्रॉपर वे में नहीं आ रहे जो बीएससी में आए थे। क्योंकि हो नहीं सकता इतना जो आप दे रहे हो ना टाइम, वो कभी भी नहीं दे पाते। लाइफ का कोई भी मोमेंट, कोई भी ईयर आपकी ऐसी नहीं आएगी जो इतनी धीरे तुम लीनियर अलजेब्रा पढ़ोगे, इतनी धीरे। स्टेटमेंट लिखाना, प्रूफ करना, फिर उस पर 5-7 मिनट बोलना, देखो ये एफ एंड ऑन लीप है। जब कंपटीशन तैयारी करोगे, जब सेकंड ग्रेड तुम खुद पढ़ोगे चाहे कहीं और पढ़ोगे कोचिंग में, तो सीधे स्टेटमेंट, कहीं प्रूफ नहीं, कहीं कुछ नहीं, और बहुत जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट सब कुछ होगा। इतने सवाल करना, 5 स्टेटमेंट लिखाए जाएंगे, एक पे सवाल बताएंगे, बस एक पे, क्योंकि टाइम कंज्यूम 10-12 किताब मैथ की करनी होती है। और आप जाते कितने महीने के लिए हो, 4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। कोचिंग में बात भी करते हैं सर कितने दिन में सिलेबस हो जाएगा, वो कहते हैं 5 महीने में। नहीं सर 4 में नहीं हो सकता क्या। वो जो चीज़ें तुम एक साल में यहाँ कर रहे हो, वो चीज़ें वहाँ बहुत जल्दी करना, तो कहीं ना कहीं तो आपको भी और उनको भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है ना, समय के लिए समझौता करना पड़ता है। पढ़ाई अच्छी नहीं कर पाते हम, तो इसलिए कह रहा हूँ बहुत अच्छे से इन पर कमांड करते चलिए। इस तरह से सोच कीजिए अपने माइंड में कि कभी ना भूलें। कभी ना भूलने के लिए उस चीज़ पे ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, उस चीज़ को बार बार याद करते रहो, चाहे पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। हाँ, यदि एस उपसमष्टि है तो एस इक्वल टू एस, एफ एंड ऑन लीप केस है। याद करो कौन सी थ्योरम एफ एंड ऑन लीप थी, कौन सी इनफाइनाइट ग्रुप था, कौन सी इनफाइनाइट ग्रुप था, कौन सी रिंग के लिए सीआरयू जरूरी, कौन सी थ्योरम में रिंग विद कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी था, कौन सी में केवल रिंग के लिए था। ये बूलियन वलय क्या होती है, पी वलय क्या होती है, शून्यभाजक रहित, शून्यभाजक सहित, यूनिट्स, यूनिटी, जीरो एलिमेंट, इन सब को ढंग से अपने माइंड में सेट करोगे, इनके बारे में आप जानने लग जाओगे। ऐसी चीज़ों में जो मैं कह रहा हूँ ना, चाहे पीते समय याद करना, ऐसी चीज़ों पे किस समय आपको चीज़ें याद आ रही हैं, इसका मतलब आप वास्तव में उन चीज़ों को सीख चुके हो। आपके पास कॉपी होती है जब ही याद आते हैं, आप जब पढ़ने बैठते हो जब ही याद आती हैं, तो इसका मतलब वो आपके जहन में नहीं उतरी वो चीज़ें, वो आपके ब्लड में नहीं, खून में नहीं गई। कहते ना खून में, इससे तो मेरा खून का रिश्ता है, वो बात नहीं बनी अभी। यदि आप पढ़ते टाइम ही आपको वो याद आ रही, बिना पढ़े टाइम भी आपके पास कॉपी भी नहीं है तब याद आ रही हैं वो चीज़ें, है ना। तब आप किस ये माना जाए, अब तब आप ये समझेंगे हाँ मैं अलजेब्रा सीख रहा हूँ। आपको थ्योरम्स के स्टेटमेंट याद होनी चाहिए, प्रूफ याद होनी चाहिए, कुछ स्पेशलाइजेशन करो कि अद्वितीय होता है तब 2 मानते हैं, इस तरह से मतलब आप अपनी थ्योरम्स को क्लियर करोगे कैसे कैसे प्रूफ करना है। जो थ्योरम बड़ी हैं, थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको ज़्यादा ध्यान दो, सोचिए उनके बारे में। इस साल थोड़ी सी सिलेबस को लेके वो है नहीं, लैग्रांज थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो हट गई है। इन सब चीज़ों को, इनका स्टेटमेंट, उनकी प्रॉपर्टी सब याद रखो। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, आबिलियन ग्रुप कैसे है, साइक्लिक ग्रुप क्या है, सब ग्रुप की क्या डेफिनेशन है, सब रिंग की क्या डेफिनेशन है, सब फील्ड, इनमें तुम कॉन्सेप्ट विकसित करो अपनी कि वहाँ ऐसा था, वहाँ ऐसा है नहीं है, यहाँ ऐसा है नहीं है, सब स्पेस में ऐसा है नहीं है। सब में देखोगे चारों में एक ही चीज़ मिलेगी, एक चीज़ याद करेंगे। जैसे ही आप सब ग्रुप पढ़ रहे होंगे तो चारों की तुरंत पढ़ लो, मतलब माइंड में पढ़ लो, या यदि आप पे है तो, नहीं तो कॉपी से देख लो चारों को एक साथ। यदि आपने पहले कर रखा है तो आप सब रिंग की भी वहीं लिख लो रफ में, तो सब फील्ड की भी लिखो, सब रिंग की भी लिखो, तो उसकी सब स्पेस की तो आपको पता चल जाएगा चारों एक ही हैं।
इन सब चीज़ों को ऐसे क्लियर करोगे तो आपका माइंड वास्तव में शार्प होगा और आपको इनके प्रति इसे पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, किसी चीज़ को टाइम देते हो तो वो आपको नॉलेज देगी, ये मैं पक्का कह रहा हूँ दावे के साथ, है ना। बहुत ज़्यादा टाइम दो, मैं मजाक नहीं करता। मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो ऐसे ही लोगों के कमेंट में ज़्यादा बात नहीं करता इन चीज़ों पे वैसे तो, पर ऐसे ही लोगों के कमेंट आए कि नहीं रियल एनालिसिस नहीं हो सकती कॉमर्स से, नहीं पढ़ा सकता कॉमर्स, ये था। तब मैंने सोची कि यार चलो देखते हैं किस प्रवृत्ति से रियल एनालिसिस चल रही है, किस प्रवृत्ति से चल रही है। देखा कि एस प्रवृत्ति से चल रही है। उस प्रवृत्ति को चेंज किया। सबसे पहले मैंने की कुछ अलग में ये नहीं कि बच्चे का नुकसान हो रहा हो, ऐसा अलग ना, बच्चे को ज़्यादा बेनिफिट हो। तब सोचा कि एक एक थ्योरम बोर्ड पे लिखाना, ऐसे बोली नहीं जाती किताब में, लाइन अंडरलाइन नहीं करवाते कि ये ऐसे ऐसे, ठीक है। उसको बे एक्सप्रेस करना। आप शायद नहीं परिचित रहे होंगे, लेकिन आप देखना जो बच्चे पढ़े रियल एनालिसिस को पता भी होगा कि किस लेवल से हमारे यहाँ रियल एनालिसिस चलाई जाती है, किस लेवल से रियल एनालिसिस पढ़ाई जाती है, उसको उस लेवल से कनेक्ट करना जो वास्तव में आजकल नेट जेम में आ रहा है। केवल थ्योरम से मतलब नहीं रखना, समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ों को आपको कोई चैलेंज मिलता है ना, तो आप उसके प्रति फिर काम करते हो, तब आपको वो मैंने रियल एनालिसिस फिर ऐसे ही नहीं है, वास्तविकता थी उनकी, शायद मैं नहीं कर पाता, पर उन्होंने मुझे बताया कि इसकी गहराई कितनी है। उन्होंने मुझे इंडिकेट किया, मेरे लिए सारी एक ही थी, लेकिन उन्होंने मुझे इंडिकेट किया कि रियल एनालिसिस ज़्यादा कठिन है, इसलिए ये लोग बोल रहे हैं। अलजेब्रा ज़्यादा कठिन है, इसलिए ये लोग बोल रहे हैं। तो मैंने उस पर बहुत काम किया, मैं 6-6 घंटे पढ़ा उसको, मैंने सीखा चीज़ों को, मैं जाना कि क्या होता है क्या नहीं होता। जो चैप्टर समय नहीं पढ़ाए गए थे हमने वो भी पढ़ाए, सीख के मेहनत करके। ऐसे नहीं कि किसी चीज़ को आप, जादू नहीं होता कभी भी कि तुमने कोई चीज़ सोची नहीं और वो हो जाए, ऐसा नहीं होता, कभी भी जादू नहीं होता। पढ़ने के मामले में तो बिल्कुल नहीं होता। पैसे मिल सकते हैं कभी, आपको 2 लाख की रिक्वायरमेंट हो सकता है रास्ते में पड़े मिल जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको पेपर में थ्योरम चाहिए, मान लो कोई भी थ्योरम की बात कर लें, आपको ये कैले प्रमेय चाहिए और आप उम्मीद कर रहे हैं कि यार कैसे भी करके कैले प्रमेय याद आ जाए मुझे, कैसे भी करके, और आपने पढ़ी नहीं, कभी भी नहीं आ सकती, कभी भी नहीं आ सकती, गारंटी है मेरी। कभी भी सही तो नहीं आ सकती, ये तो आप भी जानते हो, कभी भी नहीं आ सकती ना, ये है। चलिए बात करते हैं, एस इज द सबसेट ऑफ एल टी। बहुत सिंपल से वे में आप शायद समझ पा रहे होंगे कि एस मुझे कोई सेट लेना है और वो एस एल टी का क्या लेना है, सब स्पेस, वो सॉरी सबसेट। ये पंचायत पूरी कॉमन है, लिख देना। माना मुझे लाना यही तो है, एल एस इज द सबसेट ऑफ एल टी। तो तुम्हें पता है ना, तुम तो खूब पढ़ के आए फाइनल ईयर में, मैं सबसेट कैसे लाता हूं, मैं इसका कोई एलिमेंट मानूंगा इसका, और उसे किस में प्रूव कर दूंगा, इसमें प्रूव कर दूंगा। तो मैं दिखाया जाएगा कि इसका कोई भी एलिमेंट आप उठा रहे हो वो तुरंत एल टी में जा रहा है, इसका मतलब एल एस इज द सबसेट ऑफ एल टी। इसको यूज में लेंगे, इसको यूज में ले लेंगे बीच में। तो देखो एल एस इज द सबसेट ऑफ एल टी लाना है, तो एल एस का ही कब मान लो, एल एस कब मानेंगे, तो पहले एस मान लो, V1 V2 एंड सो ऑन Vn, मान लिया, ठीक है। लेट एंड ऑल्सो लेट U is an arbitrary element of LS। LS का ये आर्बिटरी एलिमेंट है, कौन, U। दिस इंप्लाइज U कैसे लिखा जाएगा, मैं ये आर्बिटरी एलिमेंट क्यों माना है, क्योंकि इसको ही मैं किस में दिखा दूंगा, LT में। अब देखो U लिखा कैसे जाएगा, जब LS का है तो LS में क्या आते हैं, एस के अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन, तो U इस तरह लिखा जाएगा, इनके अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन, तो अल्फा आई वी आई और आई रनिंग फ्रॉम 1 to n। LS में क्या आता है, एस के अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन, एस के अवयव कौन है, ये इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दो। जहां बता दो ये अल्फा आई कहां से आ रहा है, फील्ड से, अल्फा आई कहां से आ रहा है, फील्ड से, जो ये चल रहा है फील्ड, ठीक है। अब देखो, अब वो कह रहा है कि एस इज अ सबसेट ऑफ एल टी, कि एस के सारे अवयव किस में आ रहे हैं, एल टी में आ रहे हैं, क्योंकि एस सबसेट है एल टी का।
मुझे एल टी में दिखाना है। दिस इम्प्लाइज V1 V2 एंड सो ऑन Vn बिलोंग्स टू एल टी। जो एस के अवयव है वो टी के एल टी के हो जाएंगे, ठीक है। अब ये अवयव एल टी के हैं, इसमें क्या है, लीनियर स्पान है। तो ये अवयव यदि एल टी के हैं तो इनके में यदि ये बनाऊं अल्फा आई वी आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, ये भी एल टी का होगा। क्यों क्यों बताओ? क्योंकि आपको पता है, कारण देखना ढंग से समझ में नहीं आएगा आपके में बिना वैसे तो, क्योंकि एल टी वी की उपसमष्टि है जो सदिश योग तथा अदिश गुणा के लिए समर्थ है। मैंने कल बताया था ना प्रीवियस लेक्चर में कि जो एल एस आता है, लीनियर स्पान ऑफ एस आता है, लीनियर स्पान ऑफ टी आता है, मतलब किसी का भी लीनियर स्पान है यदि किसी का, तो वो वेक्टर सबस्पेस बनती है, उपसमष्टि। उपसमष्टि की दो बातें मैंने यही इस जगह पे लिखाई थी, क्या यहाँ डेफिनेशन लिखाई थी, क्या थी कि जो सबस्पेस है वो दो काम करती है। एक तो वो क्लोज्ड होती है वेक्टर एडिशन के लिए, वही उसके वेक्टर उठाओगे उनका सम करोगे तो उसी में आएगा। एक वो क्लोज होती है स्केलर प्रोडक्ट के लिए, अदिश गुणा के लिए। तो इसमें दो ही काम तो हो रहे हैं। V1 V2 Vn एल के हैं, तो V1 में अल्फा 1 का गुणा करोगे, V2 में अल्फा 2 का गुणा करोगे, Vn में अल्फा n का गुणा करोगे, ये है फील्ड के, है ना। जहाँ अल्फा i बिलोंग्स टू f फॉर ऑल i इक्वल टू 1 to n। अल्फा 1 भी f का, अल्फा 2 भी f का, अल्फा n भी f का है, तो हो गया अदिश गुणा। फिर अल्फा 1 V1 वेक्टर इसी का हो गया, क्योंकि अदिश गुणा के लिए समर्थ है तो इसी का होगा, अल्फा 1 का गुणा करने पे। अल्फा 2 V2 इसी का होगा, अल्फा n Vn इसी का होगा। उनको जोड़ोगे तो सदिश योग के लिए भी तो क्लोज्ड है, तो एल टी के वेक्टर्स जोड़ोगे तो एल टी में ही आएगा, समझ रहे हो। तो ये किस में चला गया, एल टी में। और दिस इम्प्लाइज यू किस में चला गया, एल टी में। यू लेके चले थे एल एस का आर्बिट्रेरी एलिमेंट, आ गया है एल टी में, चूंकि यू एल एस का स्वेच्छ अवयव है। Since U is an arbitrary element of LS, this implies LS is a subset of LT, जो किस में आ गया है, LT में। तो LT में ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट आ गया, इसका मतलब सब आ गए, तो सब स्पेस बन गया, तो सबसेट बन गया। अब यदि ये दिया है S is the subset of T, प्रूव तो मुझे अब भी यही करना है। तो देखो मैं अब की बार LS का ही मानूंगा, मुझे अब भी तो यही प्रूव करना है। तो U को मैं ऐसे ही लिख दूंगा, S वही बन रहा है ना, ये सब चलता रहेगा। अब यहां कहूंगा चूंकि S इज द सबसेट ऑफ T, है ना, यहां मैंने पहले बराबर नहीं लाया, लगा लो बराबर, इसको लगाने से कोई कष्ट नहीं होता, ये यहां में आता है, या तो सबसेट है या बराबर है, मतलब या तो प्रॉपर सबसेट है या बराबर है। बराबर नहीं होगा तब भी ये सही माना जाएगा, ठीक है। कहीं ये भी लिख रहा हो 1 2 और यहां लिख रहा है 1 2 3 और किसी ने ये लगा दिया तब ये सही है। कैसा है, सही है, या वाला। वैसे ज्यादा सही यदि बनाना है तो ये है कि इसके बराबर नहीं है। वैसे यदि आप ये लगा देते हो तो सही है, क्योंकि इसमें प्रॉपर सबसेट का भी साइन है और इक्वल का भी है, तो नहीं है इक्वल। जैसे तुम कहते हो 2 इज लेस देन इक्वल 3 सही है, अब 2 छोटा तो है 3 से, 3 इज लेस देन इक्वल 3 सही है, क्योंकि 3 बराबर तो है 3 के, एक ट्रू होना चाहिए उनमें से, ठीक है। तो इसको लगाने नहीं लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लगा दिया। अब ये एस सबसेट है टी का, जो एस के अवयव है वो सब किस में आ जाएंगे, टी में। और जब अब तो ये और सरल हो गया, ये टी के ही हैं तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन तो एलटी में आएंगे ही, क्यों एलटी में क्या आते हैं, टी के अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन। फिर तो इस बात को लिखने की जरूरत ही नहीं है, अब की बार नहीं लिखनी ये बात। अब की बार तो लीनियर स्पान की डेफिनेशन से आ रहा है कि ये अवयव टी में है तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा वो एलटी में आएगा, क्योंकि एलटी में टी के अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन ही है। और ये एलटी में आएगा तो यू किस में चला गया, ये यू ही तो मान रखा था, एलटी में चला गया। फिर कहोगे यू एल एस का स्वेच्छ अवयव है, इसलिए एल एस इज द सबसेट ऑफ एलटी, ये दूसरा रहा, ठीक है। अब की बार ये बात नहीं कहनी पड़ रही। एस बी की उपसमष्टि है, दिस इंप्लाइज एंड इज इंप्लाइड बाई एल एस इक्वल टू एस।
मतलब एक बार तो S को V की उपसमष्टि मानो और लेके आओ LS इक्वल टू S। ठीक है, देखो तो S हमने ये बना दिया और यहां ये भी लिख देना S V की उपसमष्टि है। ठीक है, अब तुम्हें क्या लाना है, LS और S को बराबर लाना है। ठीक है, देखो कैसे करते। पर ये याद कर लेना कि कोई सबस्पेस है तो इसका उसका लीनियर कॉम्बिनेशन वही आएगा। ठीक है, उसका लीनियर स्पान वही आ जाएगा। ठीक, मान लेट S इक्वल टू दिस V की उपसमष्टि है। चलो फाइनाइट नहीं माने, फाइनाइट मत मानो, ऐसे लिख दो V1 V2 Vn दिखाना मतलब फाइनाइट दिखा रहे हो तुम, ये इनफाइनाइट के लिए भी ट्रू है, सबके लिए। एस V की उपसमष्टि है, उपसमष्टि है तो वो क्या होगी, दिस इंप्लाइज एस अदिश गुणा तथा सदिश योग के लिए समर्थ है। ये तो अभी लिखा मैंने। उपसमष्टि की डेफिनेशन है, सबस्पेस की क्या डेफिनेशन है कि वो क्लोज्ड होती है वेक्टर एडिशन एंड स्केलर प्रोडक्ट के लिए, अदिश गुणा के लिए और सदिश योग के लिए क्लोज्ड है। दिस इंप्लाइज एस इज क्लोज्ड फॉर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर प्रोडक्ट। दिस इंप्लाइज LS इज अ सबसेट ऑफ S। कैसे, LS में दो ही चीज काम आती है, समझ लो। LS में दो ही चीज काम आती है, अदिश गुणा आता है और सदिश योग काम आता है। जैसे तुम अल्फा 1 V1 करते हो ना, तो ये क्या हुआ, अदिश गुणा अल्फा 1 का और V1 का। अल्फा 2 V2 करते हो ना, क्या हुआ, अदिश गुणा। अल्फा 3 VN अल्फा n VN करते हो तो अदिश गुणा काम आया। अब अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 तो क्या हुआ, सदिश योग। ये वाला सदिश ये वाला सदिश जोड़ रहे हो तो किससे जोड़ेंगे, वेक्टर एडिशन से। फिर प्लस अल्फा 3 V3 करते हो तो सदिश योग, एंड सो ऑन प्लस अल्फा n VN करते हो सदिश योग। अब जब वो क्लोज्ड ही है कि अदिश गुणा कर लो चाहे सदिश योग कर लो, उसी में रहना है एलिमेंट। तो S क्लोज्ड है तो LS सारे किस में आ गए, S में आ गया। LS इज अ सबसेट ऑफ S फर्स्ट। और चूंकि ये तो तुम्हें आना ही चाहिए, S तो LS में आता ही है भाई। ये S के सारे अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन इसमें रखें तो S का हर अवयव भी तो लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है। जैसे आपको V1 बनाना हो तो V1 कैसे बन जाएगा, 1 इंटू V1 और 0 V2 एंड सो ऑन, 0 0 लगा दो इन सब में, 0 भी है तो ये क्या बनेगा V1। तो V1 इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है नहीं है, है। V2 बनाना हो तो यहाँ 0 V1 1 V2 और एंड सब में 0 0 लगा दो, 0 भी है तो V2 भी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो S के जो एलिमेंट होंगे वो LS में तो आएंगे, क्योंकि S के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन तो होते ही है। तो ये तो ऑब्वियसली ट्रू है, या स्पष्ट लगा देना, स्पष्ट क्लियरली S इज द सबसेट ऑफ LS, ये तो हमेशा है। ये सेकंड, तो फर्स्ट व सेकंड से LS इक्वल टू S प्रूफ हुआ। वैसे ये एक साइड प्रूफ हुई है, इसको सब स्पेस माना है, LS इक्वल टू S आ गया। वैसे मैंने बता रखा है इफ एंड ओनली के लिए कैसे प्रूव करते हैं, एक बार आवश्यक प्रतिबंध लिखते हैं, एक बार पर्याप्त, नेसेसरी एंड सफिशिएंट। छोटी थ्योरम होती है तो दूसरा तरीका ये भी होता है, आवश्यक पर्याप्त, तो ये थोड़े से मतलब बड़ी टाइप की थ्योरम्स के लिए हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्टली लेट एस बी की उपसमय, एस बी एस सब स्पेस ऑफ वी, मतलब सर्वप्रथम माना, ऐसे लगाते हैं पहली बार, और फिर ये सीधी प्रूव कर देते हैं थ्योरम को। जैसे मैं कहता हूं ना, आवश्यक प्रतिबंध लिखते हैं, नेसेसरी कंडीशन, और थ्योरम को सीधी प्रूव करते हैं। फिर पर्याप्त लिखते हैं, थ्योरम को उल्टी प्रूव करते हैं। तो इसमें तो लिखते हैं सर्वप्रथम माना, सीधी प्रूव करते हैं, और फिर लिखते हैं विलोमतः माना, कन्वर्सली लेट। अब उल्टा मान रहे हैं कि LS इक्वल टू S, LS इक्वल टू S। तब हम क्या सिद्ध करेंगे, तब हमें सिद्ध करना है कि SV की उपसमष्टि है। समझ में आई बात। जब छोटी थ्योरम होती है तो आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध ना लिख करके, मतलब चाहे बड़ी भी हो,
वो तो दो तरीके हैं लिखने के मैथमेटिक्स में, ये समझ लो कि आवश्यक प्रतिबंध पर्याप्त प्रतिबंध, आवश्यक में सीधी पर्याप्त में उल्टी। दूसरा तरीका ये होता है सर्वप्रथम माना सीधी प्रूफ कर दो, फिर विलोमतः माना उल्टी प्रूफ कर दो, ये तरीका है। अब मुझे एस को वी की उपसमष्टि प्रूफ करना है। देखना कितना छोटा है, क्योंकि हम जानते हैं कि एल एस वी की उपसमष्टि होती है, क्योंकि एल एस वी की उपसमष्टि है, या भले ये लगा देना सिंस वी नो दैट एल एस इज अ सबस्पेस ऑफ वी, और एल एस ही तो एस के बराबर है। दिस इंप्लाइज एल एस इक्वल टू एस वी की उपसमष्टि है प्रूफ। भाई एल एस और एस बराबर है, एल एस हमेशा उपसमष्टि होती है, तो एस भी क्या हो गई फिर उपसमष्टि हो गई, क्योंकि तुम बराबर ले रहे हो, इसलिए बराबर नहीं लेते तो शायद नहीं होती एस। ठीक है, तो ये दोनों ओर से प्रूफ हो गया। चौथा तो अपने आप प्रूफ हो गया। कैसे? ऊपर वाले से ही। क्या कह रहे हो तुम कि सब स्पेस होती है तो एल लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये समझ लो। इसमें यही तो लिख रहा है कि एस वी की उपसमष्टि है, एस इज अ सब स्पेस ऑफ वी, देन एल एस इक्वल टू एस, और इसका कन्वर्स भी ट्रू है। मतलब सब स्पेस होती है तो एल लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो देखना चौथा, चूंकि हम जानते हैं सिंस वी नो दैट एल एस वी की उपसमष्टि होती है, फॉर ऑल एस इज अ सबसेट ऑफ वी, वी के सब सबसेट के लिए ये क्या होती है सब स्पेस। तथा पुनः हम जानते हैं सिंस वी नो दैट कि यदि टी, अब एस में नाम मत लो, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं बस, यदि टी वी की उपसमष्टि हो तो एल टी इक्वल टू टी, इफ एंड ओनली फॉर हो, तो पर हम तो एक ही ओर से लिख रहे हैं। एंड अगेन वी नो दैट इफ टी इज अ सबस्पेस ऑफ वी देन एल टी इक्वल टू टी, एल लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम कह रहे हो एल एस है वी की उपसमष्टि, तो एल एस पे एल लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इंप्लाइज एल ऑफ एल एस इक्वल टू एल एस, कारण चूंकि एल एस है वी की उपसमष्टि, उपसमष्टि होती है तो एल लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कह रहा है ये बात। और ये कंफर्म कर रहा है कि एल एस है उपसमष्टि। एल एस हमेशा उपसमष्टि होती है, तो हम पहले ही बता चुके हैं आपको डेफिनेशन में, तो एल लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इधर एल लगाया वो नहीं चेंज हुआ, एल एस ही रह गया। ठीक है, पांचवा और सबसे अच्छा इसमें, ठीक है, पांचवें में है एल एस यूनियन टी इक्वल टू एल एस प्लस एल टी। इसमें तुम्हें क्या करना है, थोड़ा सा इसे और सिंपल करने के लिए इस तरह से मान लो, माना एस इक्वल टू और टी इक्वल टू, इस तरह से मान लो, एस और टी मान लो। इसमें क्या किया, मान लिए वेक्टर v1 v2 एंड सो ऑन vk तक मान लें, और इसमें यहीं से आगे स्टार्ट कर लो, vk+1 vk+2 एंड सो ऑन vn मान लो। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? अब तुम कहो सर ये क्यों माने इससे आगे, अरे नाम रखे हमने, ये होगा 1 2 3, आपका होगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, उसको नाम v1 दे दिया, उसे नाम v2 दे दिया, इसमें जो आ रहे हैं उसे vk+1 दे दिया, vk+2 दे दिया, vn दे दिया, क्रम से दे दिए, k पे यहाँ खत्म हो गए, vk+1 vk+2, इस तरह से। ठीक है, तो एस यूनियन टी क्या आ गया, v1 से लेके vn तक। सही है। अब आपको ये प्रूव करना है कि एल एस यूनियन टी इक्वल टू एल एस प्लस एल टी। आपको पता है ये भी एक सेट है, कोई बीमारी तो नहीं है, सेट है, ये भी एक सेट ही बनेगा, सेट बनेगा। तो इसमें कोई एलिमेंट मानो, इसमें दिखा दो कैसे से प्रूफ करते हैं दो सेट बराबर, ए बराबर बी कैसे प्रूव करते हैं। एक बार तो दिखाते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, एक बार दिखाते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए, इन दोनों से मिलके क्या प्रूफ हो जाता है, ए बराबर बी। और फिर मैं बताता हूं सबसेट कैसे दिखाते हैं। इसमें कोई एलिमेंट लेके चलते हैं, कोई भी आप पे जो मेथड है, हमें नहीं पता कौन सा है, उसको बी में दिखा दो, तो ए का हर एलिमेंट बी में आने लग जाएगा। इससे फिर क्या हो जाएगा कि ए तो सबसेट है बी का, ए का हर एलिमेंट बी में है, तो प्रूफ हो जाती है बात।
तो मैं इसको इसका सबसेट प्रूव करूंगा तो इसमें एक एलिमेंट मान लूं, तो लिख दो लेट U बिलोंग्स टू LS यूनियन T। अब मैं इसे किस में दिखा दूंगा, मैं इसे इसमें दिखा दूंगा LS प्लस LT में। देखो कैसे, U LS यूनियन T में आया, इसका मतलब क्या है, U बराबर रहा होगा समेशन अल्फा आई वी आई रनिंग फ्रॉम 1 to n। LS यूनियन T ये जो सेट है उसके अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो है इसमें, तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दो, ये लिख दिया अल्फा आई वी आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, जहां अल्फा आई बिलोंग्स टू F। ये सारे किस में से आ रहे, फील्ड से। इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज U इक्वल टू समेशन अल्फा आई वी आई रनिंग फ्रॉम 1 to k यहां तक। देखो ये कैसे कर दिया अल्फा, चलो एक बार तोड़ देते हैं इसे। ये कैसे लिख रहा है, अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2, थोड़ा सा तुम्हें ज्यादा समझ में आ जाए, अल्फा n vn, है ना। इसमें बीच में ये आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, अल्फा के वी के प्लस अल्फा के प्लस 1 वी के प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन अल्फा एन वी एन, ऐसे ही तो आ रहा होगा। इसको ये नहीं लिख सकते क्या, समेशन अल्फा आई वी आई रनिंग फ्रॉम 1 to k यहां तक, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। प्लस इसको ये नहीं लिख सकते समेशन अल्फा जे वीटा जे वी जे रनिंग फ्रॉम k प्लस 1 to n यहां तक। वो तो आई भी लगा सकते हैं, सफिक्स से बदल रहे हैं इसलिए हमने थोड़ा चेंज कर दिया अल्फा जे वी जे। ये क्या है बताओ, वी आई रनिंग फ्रॉम 1 to k, v1 v2 vk किसके अवयव है, एस के। ये एस के अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो किस में आ जाएगा, LS में। ये टी के अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन है, देखो वी जे रनिंग फ्रॉम k प्लस 1 to n, तो वी के प्लस 1 वी के प्लस 2 वी एन किसके, टी के, तो ये किस में आ जाएगा, LT में। ये टी के अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो U किस में आ गया, हाँ बिलोंग करेगा ये, मतलब ये यहां तक तो बराबर चल रहा है, यहां तक तो बराबर चल रहा है, पर ये LS ही थोड़ी है, ये LS का अवयव है, तो ये बिलोंग कर रहा है LS में, ये बिलोंग कर रहा है LT में, तो ये LS में अवयव है, ये LT में अवयव है, तो ये पूरा अवयव किस में आ जाएगा, LS प्लस LT में। तो ये किसके बराबर है, U के, तो U बिलोंग कर गया किस में, LS प्लस LT में। तो दिस इंप्लाइज क्या प्रूफ हुआ कि U लेके चले इसमें, आ गया इसमें, तो LS यूनियन T इज द सबसेट ऑफ LS प्लस LT। पहला स्टेटमेंट तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम प्रूफ करेंगे इसका कन्वर्स, मतलब अब की बार इसमें एलिमेंट मानेंगे, इसमें प्रूफ कर देंगे। बहुत सिंपल सा है, देखो नाउ लेट, अब माना इसमें एक अवयव मान लो, इसमें अवयव पहले U माना था, अब कुछ और मान लो, V चली रहा है, W मान लें, W बिलोंग्स टू LS प्लस LT, इसमें मान लिया। अच्छा W LS प्लस LT में कब आया हुआ, LS में क्या रहा हुआ, ऐसे लिख दो, दिस इंप्लाइज W इक्वल टू U1 प्लस U2 टाइप का एलिमेंट रहा होगा, जहां U1 किस में रहा होगा, LS में, और U2 किस में रहा होगा, LT में। कोई अवयव LS प्लस LT में कब जाता है, जब वो इस फॉर्म का रहा होगा, U1 प्लस U2, U1 रहा होगा इसका, U2 रहा होगा इसका। अब U1 LS का है, दिस इंप्लाइज U1 इक्वल टू समेशन अल्फा आई वी आई रहा होगा, आई रनिंग फ्रॉम 1 to k, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन रहा होगा, LS का है तो U1 LS का है तो S के अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन रहा होगा किसी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n बिलोंग्स टू F के लिए, फॉर सम अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n बिलोंग्स टू F। कोई ऐसे कांस्टेंट मिले होंगे, कोई ऐसे फील्ड के एलिमेंट मिले होंगे स्केलर जिन पे लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया होगा, तो U1 आ गया होगा, तथा U2 रहा होगा समेशन अल्फा जे वी जे रनिंग फ्रॉम k प्लस 1 to n किसी अल्फा के प्लस 1 बीटा के अल्फा के प्लस 2 एंड सो ऑन अल्फा n बिलोंग्स टू F के लिए। ऐसे स्केलर मिले होंगे अल्फा के प्लस 1 अल्फा के प्लस 2 अल्फा n, जिनके लीनियर कॉम्बिनेशन से इनमें लगाया होगा उनको, तो क्या आ गया होगा U2, क्योंकि U2 किसका है, LT का।
है ना। तो W किसके बराबर आ गया फिर, दिस इंप्लाइज W इक्वल टू U1 प्लस U2 था, U1 का मान इतना अल्फा आई वी आई, आई रनिंग फ्रॉम 1 to K समेसन अल्फा जे वी जे, जे रनिंग फ्रॉम K प्लस 1 to N। तो इसको तो ये लिख सकते हैं ना एक ही बार में, आई लगा दो बस, सफिक्स आई रनिंग फ्रॉम 1 to N कर दो, ये K तक जा रहा है, K प्लस 1 से N तक जा रहा है, तो 1 से K N तक ही भेज दो, ये तो सेम ही है, अल्फा आई वी आई। जब तुम इसको दो भागों में तोड़ सकते हो ऐसे, तो ये भी, ये दोनों भाग मिलके इसके बराबर आ जाएंगे। और ये क्या है फिर, आई रनिंग फ्रॉम 1 to N, 1 to N, ये S यूनियन T के अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो ये किस में बिलोंग करेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S यूनियन T जिसमें रखे हैं वो कौन है, लीनियर स्पान ऑफ S यूनियन T, इसमें बिलोंग करेगा। तो W किस में आ गया, इसमें, लेके किस में चले थे, इसमें। दिस इंप्लाइज LS प्लस LT इज अ सबसेट ऑफ LS यूनियन T। लिख दो फर्स्ट व सेकंड से, LS प्लस LT बराबर आ जाएगा किसके, LS यूनियन T के, ठीक है। और उसमें वो बात ध्यान रखना, अब लिख दो भले ही उसे, क्योंकि LS B की उपसमष्टि है, सॉरी अब नीचे लिखो नोट लगा के, यदि S तथा T V की उपसमष्टि हो, इफ S and T आर सब स्पेस ऑफ V, देन LS इक्वल टू S एंड LT इक्वल टू T। अभी बताया मैंने, सब स्पेस होती है तो L लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप जो ये कह रहे हो LS यूनियन T इक्वल टू LS प्लस LT है, तो चूंकि लगा के लिखो ये, तो ये तो S हो गया हो आपका, और ये क्या हो गया T, S प्लस T आ गया, ठीक है। तो बड़ा कष्ट है लोगों को इसे लेकर, नेट वाले स्टूडेंट तक कष्ट है क्या, कि LS यूनियन T S प्लस T आता है कि LS प्लस LT आता है। तो याद कर लेना, यदि सबसेट है तो LS प्लस LT लिखना पड़ेगा, और सब स्पेस है तो S प्लस T लिख देना, क्योंकि सब स्पेस होती है तो LS S ही हो जाता है और T हो जाता है। तो आपको तो ये याद करना है LS प्लस LT, ये अपने आप आ जाएगा, ठीक है। चलो तो इससे आगे करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।